Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today I'm going to give you a brief introduction about the syllabus of Introductory Microeconomics for BA Economics Honors Semester 1, University of Delhi. As we all know, from 2022, that is from this year, the Delhi University has changed the syllabus of BA Economics Honors. Well, introductory microeconomics was a part of the syllabus in the previous course as well, but now they have changed the entire syllabus. और जो चेंजेस सिलेबस में हुए हैं मैं ऐसा मानता हूँ नाउ इट इज ए गेटवे टू इकोनॉमिक्स ऑनर्स. अब तक जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स था वो बस एक आप कह सकते थे इट वाज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू डिड इन योर 11th एंड 12th क्लास. जो 11th 12th में पढ़ा था लगभग वही सब बातें काफी हद तक यहाँ रिपीट होती थी, कुछ ही नया था. इसलिए ऐसा लगता नहीं था कि हम अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ रहे हैं या कुछ हम एक लेवल आगे की बात करें. मगर अब जो डीयू ने सिलेबस लॉन्च किया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सिलेबस से बनाया है. बहुत बढ़िया सिलेबस बनाया है. इसमें बढ़िया क्या है, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इस सिलेबस के थ्रू आगे, ये विंडो है जिससे आप आगे देख सकते हैं कि इको ऑनर्स में व्हाट टू एक्सपेक्ट. हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़ते हैं, इससे कनेक्टेड कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं, जैसे पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. तो वो जो इंटरकनेक्टेड आगे के सब्जेक्ट्स हैं उन सब को, गेम थ्योरी पढ़ते हैं, उन सब को यहाँ पर, उन सब का यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन है. सिर्फ ये अब आप ये नहीं कह सकते जैसे अब तक था कि 12th में जो पढ़ा था उसका एक छोटा सा बस एक्सटेंशन हो गया और हम एक लेवल आगे आ गए. अब ये ट्रूली लेवल एनहेंसमेंट है कोर्स के अंदर. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे आपको उसको प्रिपेयर करना होगा, क्या आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब बातें मैं आपके साथ बताऊंगा. अब देखिए, सबसे पहले देखिए हमारी वेबसाइट मैंने खोल रखी है www.primeacademy.in. आप गूगल पे जाएंगे, धीरज सूरी क्लासेस लिखेंगे या प्राइम एकेडमी लिखेंगे, आपको हमारी वेबसाइट का लिंक वहां मिल जाएगा गूगल पे. इस वेबसाइट पे आने के बाद ये होम पेज मैंने खोल रखा है इसका. आप इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1 के ऊपर बहुत तरह से जा सकते हैं. आप ये देखिए यहाँ पर नीचे ये जो मेन्यू ऑफ चूज योर कोर्स में इको ऑनर्स है, यहाँ पे आप जा सकते हैं. ऊपर क्विक लिंक्स है, देखिए यहाँ से इको ऑनर्स सेमेस्टर 1 में डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर ये मेन्यू ऑप्शंस में आप जाएंगे तो अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जाएंगे, इको ऑनर्स ड्यू में डायरेक्टली जा सकते हैं, या सेमेस्टर 1 में जा सकते हैं. और उसके आगे, और आगे सेमेस्टर 1 भी ना देखना चाहें, सीधा सब्जेक्ट देखना चाहें, तो डायरेक्टली आप सब्जेक्ट पे लैंड कर सकते हैं, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैं आपको सब्जेक्ट पे लेकर चलता हूँ. ठीक है, बहुत सारे रास्ते कहीं से भी आप जा सकते हैं. अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम अपनी कोचिंग में आपको क्या क्या ऑप्शंस देते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं, इसका सिलेबस क्या है, ये सब बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा और एग्जाम पैटर्न की बात भी करेंगे. देखिए, मैं धीरज सूरी यहाँ पे प्राइम एकेडमी में 1996 से इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. और हमने ये फुल कोर्स वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं. ऑब्वियसली अब ये नया सिलेबस है तो इसमें हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस की रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं. मोस्ट प्रोबेबली अगले एक महीने के अंदर हम ये रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट कर देंगे. हम अगर हमने जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के जो यूनिट्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स अब तक कर चुके हैं. जैसे हम आगे फॉरवर्ड करेंगे तो हम इसका पूरे सिलेबस की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर देंगे. बाय मोस्ट प्रोबेबली बाय मिड दिसंबर पूरा सिलेबस आपके पास अवेलेबल होगा. ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको फुल कोर्स वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, साथ में हम आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करेंगे. अभी आपको एक चैप्टर के नोट्स दिखाऊंगा किस तरह से नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं. साथ में हम आपको डाउट सेशंस प्रोवाइड करते हैं, लाइव ऑनलाइन डाउट सेशंस होंगे ट्वाइस ए वीक, जहाँ पे हम जूम के थ्रू सेशंस कंडक्ट करते हैं और 1 to 1 हम बच्चों से बात करते हैं, जिसकी जो क्वेरी होती है उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे एक डिस्कशन फॉरम नाम का प्लेटफॉर्म है. जब आप लॉगिन करते हैं वो आपको नजर आता है डिस्कशन फॉरम. वहां पे जाके अपनी डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं. आप व्हाट्सएप के थ्रू डाउट्स पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं. तो डाउट्स के डिस्कशन का हमारे पास बहुत पुख्ता इंतजाम आप कह सकते हैं. आप अपनी जो भी क्वेरीज होंगी आप पूछेंगे, हम आंसर कर देंगे आपको. इसके अलावा हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. जैसे देखिए, अब मॉक टेस्ट में क्या है, दो तरह के टेस्ट हैं, एक तो सब्जेक्टिव टेस्ट है और एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है. सब्जेक्टिव टेस्ट में हम लोग क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं और बच्चों को सेंड करते हैं, और स्टूडेंट्स उन पेपर को सॉल्व करके हमें सेंड करते हैं, हम उसको इवेल्युएट करके वापस व्हाट्सएप पे मेल के थ्रू भेज भेज देते हैं.
और ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप कहेंगे सर मेरा पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है, मगर ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने कंसेप्ट में क्या सीखा, कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं या वीक हैं, इसको टेस्ट करने के लिए एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। ठीक है, इसलिए हम लोग मॉक टेस्ट हर चैप्टर के आपको देते हैं। अभी एक मॉक टेस्ट का भी आपको डेमो दिखाऊंगा, किस तरह के मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं, वेबसाइट पे लगा रखा हमने एक डेमो। हमारे जो पीडीएफ नोट्स हैं उसमें हम लोगों ने जो डीयू ने पास्ट ईयर्स में जो थ्योरी में क्वेश्चंस पूछे हैं या न्यूमेरिकल पूछे हैं वो सब हमने कलेक्ट कर रखे हैं। आप बोलेंगे सर सब सिलेबस तो नया आ गया है। हाँ सिलेबस नया है, मगर इससे मिलते जुलते टॉपिक्स कभी सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में रहे थे, उनसे जो क्वेश्चन हमें लगता है कि अब इस फर्स्ट ईयर में पूछे जा सकते हैं बेसिक लेवल पे, वो हमने आपको कलेक्ट करके देने हैं पीडीएफ के अंदर, राइट। कुछ टॉपिक्स पुराने भी हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही नया हो गया। हाँ लेकिन जो पहले ऐसा होता था कि पूरा सिलेबस सिर्फ 12th का एक एक्सटेंशन भर था, अब पूरा सिलेबस जो है एक नया सिलेबस है, एक रिफ्रेश सिलेबस है और एक काफी हद तक एनहांस सिलेबस है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, जो बहुत सारी बातों को कवर करता है। तो ये तो हुआ हमारे बारे में कि हम आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके बाद अभी एग्जाम पैटर्न पे बाद में आपको लेकर आऊंगा। यहाँ पे देखिए एक तो आपको हमने लिंक लगाया है रीडिंग लिस्ट का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर तो आपको, आप वैसे डीयू की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमने रीडिंग लिस्ट का लिंक लगाया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो डीयू के प्रोफेसर्स की मीटिंग हुई थी उन्होंने जो रीडिंग लिस्ट इशू की है वो हमने यहाँ पर लगा दी है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, जो मैं अभी विस्तार में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सब बातें यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब उन्होंने लिख के दिया है। ठीक है, कौन सी बुक्स हमको पढ़नी है वो भी उन्होंने लिख के दिया है, तो ये आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्वियसली डीयू की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमने वहीं से डाउनलोड करके रखा है। और एक हमने लगाया है क्लिक हेयर डेमो पीडीएफ ऑफ स्टडी मटेरियल, मतलब हम जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वो किस तरह का होता है। एक चैप्टर का हमने पीडीएफ आपके लिए लगा के रखा है। चैप्टर डेलिबरेटली मैंने ऐसा चुना है जो आप 12 से पढ़कर आते हैं, ताकि आप एक इवेल्यूशन कर सकते हैं कि आपको क्या कुछ इसमें समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जो अगर नया चैप्टर डाल दिया तो हो सकता है बच्चे के तो समझ ही नहीं आ रहा, अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं। मैंने चैप्टर डाला है मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई वाला, तो वो स्कूल से बच्चे पढ़कर आते हैं, अच्छे से उनको आता होता है, इसलिए उस चैप्टर का ही हमने एक पीडीएफ यहाँ पे लगाया है। आप देख सकते हैं हमने हर चीज को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, क्वेश्चन और उसका आंसर इस फॉर्म में लिख के दिया हुआ है आपको। और जो डीयू क्वेश्चन पूछता रहा है या पूछेगा जिस तरह के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हमने फॉर्मुलेट करके यहाँ पे रखे हुए हैं आपके लिए। तो आप डिटेल में इसको देख सकते हैं, मतलब मेरा बस आपको एक ओवरव्यू देने का इरादा था, तो आप वेबसाइट पे जाके डिटेल में इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या क्या फैसिलिटीज हम इसके अंदर देते हैं। इसी तरह के सब चैप्टर्स के पीडीएफ आपको मिलेंगे। अच्छा जी, ये तो बेसिक बात हुई। अब जो है हमारा जो इस लेक्चर का मेन पॉइंट है वो है कि हम कोर्स कंटेंट के ऊपर आएंगे। डीयू आपको क्या पढ़ाना चाहता है, क्यों मुझे ये कोर्स पसंद है, क्या वजह है कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये कोर्स मच बेटर है, जो पहले इंट्रोडक्टरी माइक्रो होता था उससे ज्यादा बेटर क्यों है। ऐसा नहीं है कि वो कोर्स हटा दिया है, अब डीयू ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है यहाँ पे जिसको बोलते हैं बीए इकोनॉमिक्स माइनर। तो उस बीए इकोनॉमिक्स माइनर में सेमेस्टर 1 में वही वाला कोर्स लगा दिया इंट्रोडक्टरी माइक्रो का, जो पहले इको ऑनर्स में होता था, यानी उसको अब डिमोट कर दिया और नया कोर्स लेकर आ गए। ठीक है, तो वो बच्चे जो इकोनॉमिक्स माइनर कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियोस अवेलेबल है, वो वही वाला कोर्स है जो पहले इको ऑनर्स सेमेस्टर 1 में हुआ करता था, उसको डायरेक्टली यहां से उठाकर वहां डाल दिया। अब ये जो हमारा कोर्स है बेसिकली आप देख रहे हैं, इस कोर्स में हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ट्रेड ऑफ होता है, हर चीज के लिए कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। अगर आप पढ़ रहे हैं कॉलेज में आकर तो उसका आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी इनकम, अगर आप स्कूल के बाद जॉब करने लग जाते कुछ पैसे कमा सकते थे, लेकिन वो कमाई छोड़कर आप अगर कॉलेज एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपने एक ऑल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस किया। ऑब्वियसली आप एजुकेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में आपको लगता है एजुकेशन लेने के बाद मैं और ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा, या मेरी जो लाइफ के तरफ जो मेरा नजरिया है वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, दो तरह से लोग एजुकेशन को देखते हैं, एक तो अपनी अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए देखते हैं, जो ज्यादा बड़ा जो ग्रुप है लोगों का वो इसलिए एजुकेशन चाहता है कि उनको लगता है कि इस एजुकेशन के बाद हमारी जॉब अच्छी लग जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एजुकेशन को एज ए वे देखते हैं टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ दे लिव, जिस तरह से वो जीते हैं उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नजरिया थोड़ा सा बाद में आता है लोगों का, जब वो कुछ एक लेवल पे पहुंच जा रहे हैं तो सोचते हैं हमको एजुकेशन अब और अपनी बढ़ानी ताकि हम अपनी वे ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकें। लेकिन दोनों तरह से इको ऑनर्स आपको हेल्प करता है। तो हर हर एक प्रॉब्लम में, हर एक सिचुएशन में आपके सामने एक ट्रेड ऑफ है, आप या तो ऑप्शन ए चूज कर सकते हैं या ऑप्शन बी चूज कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास और भी ज्यादा ऑप्शंस हो। तो उस बारे में ये पहली यूनिट है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके स्कोप क्या है,
फिर कुछ प्रिंसिपल्स है इकोनॉमिक्स के जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे ऑप्टिमाइजेशन। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम बेस्ट चीजें चुनें, हम अपने लिए बेस्ट फैसिलिटीज चाहते हैं, हम अपने लिए बेस्ट एजुकेशन चाहते हैं, हम अपनी हर सिचुएशन में अपने आप को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। और अल्टीमेटली इकोनॉमी जो है वो एक लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है जहां पे इकोनॉमिक फोर्सेस जो है रेस्ट में आ जाती हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? और एक है एम्पेरिसिज्म, यानी हम हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। एम्पेरिसिज्म मतलब क्या है? आप पढ़ेंगे एम्पेरिकल रिजल्ट्स, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम हमेशा कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट यूनिट बहुत इंट्रोडक्टरी है, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करेगा। सेकंड यूनिट जो है इसमें हम ये समझेंगे कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्या होती है। हम इकोनॉमिक्स में मैथ्स को बहुत यूज करते हैं, सेमेस्टर 1 में मैथ्स का यूज नहीं है, लेकिन जब आप सेकंड ईयर में जाते हैं वहां माइक्रो पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लगेगा कि आप मैथ्स ही पढ़ रहे हैं। जो आप अभी फर्स्ट ईयर में और सेमेस्टर 1 में और 2 में एमएमई पढ़ने वाले हैं, उस एमएमई को ही माइक्रो में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं सेकंड ईयर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक बेसिक आइडिया है सेकंड चैप्टर में, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्या होती है, आप कैसे उनको यूज करते हैं, और यहाँ पे कोरिलेशन कॉजेशन क्या है, और कुछ ग्राफ्स को आप बनाना सीखेंगे, ग्राफ्स को एनालाइज करना सीखेंगे जो आप स्टैट्स में सीखते हैं। अभी आप स्टैट्स में उस बात को पढ़ने भी वाले हैं, कुछ यहाँ पर भी सीखेंगे। और तीसरा जो चैप्टर है वो हमने जो ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा, उस ऑप्टिमाइजेशन को और डिटेल में समझाएगा कि आप हमेशा अपनी चॉइस कैसे करते हैं। और जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं वो हमेशा मार्जिनल गेन को देखते हैं कि अगर मैं अब ये एक स्टेप और आगे जाऊंगा तो मेरे को फायदा क्या है, यहां तक तो मैं पहुंच गया, अब यहां से अगला स्टेप लेने में आपको जो एडिशनल गेन है वो आपका मार्जिनल गेन है। तो इकोनॉमिक एजेंट्स हमेशा मार्जिनल गेन्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो वो जो मार्जिनल गेन्स का प्रिंसिपल है वो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ये फर्स्ट यूनिट के जो टॉपिक्स हैं बहुत बेसिक हैं, इनमें सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, किसी तरह का कोई न्यूमेरिकल एंगल नहीं है। सेकंड चैप्टर में हमने थोड़ा सा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी सीखना है, मगर वहां पे ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं है जो आपको बहुत बॉदर करेगा। ऑलमोस्ट यूनिट 1 पूरी की पूरी थियोरेटिकल है। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें। यूनिट 2 के अंदर अब आ जाते हैं हम लोग, हाउ मार्केट वर्क्स, मार्केट कैसे काम करती है। मार्केट में कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, बायर्स हैं, सेलर्स हैं। बायर्स डिमांड करते हैं, सेलर सप्लाई करते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन है, वही मार्केट को प्रोड्यूस करता है। मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट कोई प्लेस नहीं है, मार्केट मतलब इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो यहाँ पे हम उसी प्रोसेस को समझने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जो आप 12 से पढ़कर आते हैं, जिसको आप समझते हैं। इसलिए मैंने इस चैप्टर 4 का पीडीएफ लगाया था, क्योंकि आप जानते हैं, आप कंपेयर इजीली कर पाएंगे कि आप क्या समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम क्या पढ़ने वाले हैं, मार्केट का मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व क्या होती है, कैसे बनती है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, मार्केट डिमांड कर्व क्या है। ठीक है, डिमांड्स में शिफ्ट कैसे होते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है, ऐसी सप्लाई कर्व क्या है, कैसे बनती है सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है, मार्केट सप्लाई कर्व क्या है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कैसे होता है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व क्या होता है। और उसके बाद समझेंगे इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई का जो इंट्रैक्शन है वो इक्विलिब्रियम क्या होता है। और एक टॉपिक और है छोटा सा है, वो है गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट कई बार मार्केट में रेगुलेशन करती है, प्राइस सीलिंग लगाती है, प्राइस फ्लोर लगाती है। यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल है, आगे और आगे थोड़ा सिलेबस में जाने पर इसी सेमेस्टर में ही प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, थोड़ा सा आगे जाके आएंगे जब हम टैक्सेशन पढ़ेंगे वहां पर। उसके साथ कंज्यूमर सरप्लस पढ़ लेंगे उसके बाद। अभी बस एक आपको ब्रीफ आइडिया मिलेगा प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर का। ये शायद प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर आप स्कूल लेवल से पढ़कर नहीं आते हैं, एक नया कंसेप्ट है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट है कि कंज्यूमर्स के पास इंसेंटिव्स क्या हैं। देखिए, कंज्यूमर जो है वो हमेशा प्राइसेस के साथ रिएक्ट करता है। उसके अगर प्राइस में कोई चेंज होगा तो वो रिएक्ट करेगा। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो एक रिएक्शन एक तरह का होगा, प्राइस कम होगा तो रिएक्शन दूसरी तरह का होगा। तो कंज्यूमर्स प्राइस के चेंजेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, बायर्स प्रॉब्लम, ये डिस्कस करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अगर आप कोई कमोडिटी ए परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं कमोडिटी बी को। अगर आप अपने पैसे को अपनी एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं तो आप उस पैसे का जो एक और ऑल्टरनेटिव यूज था एंटरटेनमेंट, उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा हर एक सिचुएशन में आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो क्या है, उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर सरप्लस को। इसके अलावा डिमांड इलास्टिसिटी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे आप समझेंगे कि गुड्स का आपस में रिलेशन कैसा होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इस टॉपिक के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। और लास्ट में जाते जाते
अपेंडिक्स में दिया है इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है। तो मतलब यह है कि इंडिफरेंस कर्व्स का आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया मिलेगा, डिटेल में जाके आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व। पहले क्या था, ओवरलैपिंग था, यहाँ पे भी इंडिफरेंस कर्व पढ़ते थे, थर्ड सेमेस्टर में जाके फिर से इंडिफरेंस कर्व पढ़ते थे, तो एक ओवरलैपिंग था। अब वो पोर्शन हटा दिया और सेमेस्टर 3 में जाके ही पढ़ेंगे आप, उसकी बजाय कुछ और ऐसे टॉपिक्स ऐड किए हैं जो कि आपकी नॉलेज को एनहांस करेंगे, जो मुझे ज्यादा पसंद आए। अभी आ रहे हैं आगे वो। इसी तरह से ये कंज्यूमर्स की साइड हो गई, अब प्रोड्यूसर्स की साइड पे आते हैं। सेलर्स कैसे बिहेव करते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, सेलर्स की प्रॉब्लम क्या है, वो हमेशा अपने प्रोडक्शन फंक्शन को चेक करते हैं, अपनी कॉस्ट को चेक करते हैं, शॉर्ट रन डिसीजन कैसे करते हैं सेलर्स, लॉन्ग रन डिसीजन कैसे करते हैं, उनकी जो कॉस्ट कर्व्स है उनका क्या रोल है शॉर्ट रन डिसीजन में, लॉन्ग रन डिसीजन में, वो सब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, वो कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई इलास्टिसिटी के ऊपर असर डालते हैं, व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस, और जैसे मैंने बताया शॉर्ट रन लॉन्ग रन सप्लाई कर्व्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, और मार्केट में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम किस सिचुएशन में आता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की ही बात कर रहे हैं, जो बाकी मार्केट फॉर्म्स हैं मोनोपोली या इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो उन सबको हम लोग फ्यूचर सेमेस्टर्स के लिए छोड़ रहे हैं, वो वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ, अगर हम मार्केट की बात करेंगे तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, तो ऑब्वियसली इस सेशन के अंदर आप सीख जाएंगे क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन। इसी परफेक्ट कंपटीशन को आगे एक्सटेंड करेगा अगला चैप्टर, जो कि बताएगा परफेक्ट कंपटीशन के साथ एफिशिएंसी का क्या कनेक्शन है। एफिशिएंसी मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हम अपने इकोनॉमिक लॉसेस को मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, जहां लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं, वो एक एफिशिएंट सिचुएशन है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन का एफिशिएंसी से क्या रिलेशन है, वो सब यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं। इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, फर्म्स की बात करेंगे, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होता है इंडस्ट्री के अंदर, जैसे लेबर है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनका एलोकेशन कैसे होता है। अब हम जब किसी भी तरह की कोई रेगुलेशन लगाते हैं, अगर फ्री मार्केट में एक कंसेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड का, कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में आती है ड्यू टू सम इनविजिबल हैंड, और अगर उस इनविजिबल हैंड को कंट्रोल किया जाएगा अगर, तो मार्केट में कुछ एफिशिएंसी लॉसेस होंगे। उन एफिशिएंसी लॉसेस को ही बोलते हैं हम लोग डेड वेट लॉस। तो डेड वेट लॉस क्या होता है, किन वजहों से डेड वेट लॉस आता है, और उसको कैसे मेजर करते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसको फिर हम जो फ्री इकोनॉमी है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, उसको कंपेयर भी करेंगे कमांड इकोनॉमी के साथ, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के साथ। सेंट्रली प्लान्ड यानी जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं, जैसे इंडिया में पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, अभी तो उसको नीति आयोग कर दिया, और अब तो हम बहुत ज़्यादा मार्केट इकोनॉमी की तरफ, हमारा ओरिएंटेशन मार्केट की तरफ है। तो एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में और अगर एक फ्री इकोनॉमी, उनमें आपस में क्या कंपैरिजन हो सकता है, वो सब यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं। और हमेशा इक्विटी और एफिशिएंसी में ट्रेड ऑफ होता है। इक्विटी मतलब होता है कि आप सबको सब कुछ बराबर देना चाहते हैं, एफिशिएंसी मतलब होता है कि आप जो काबिल है उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से देना चाहते हैं। तो इनमें हमेशा ट्रेड ऑफ रहता है, इनमें हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन रहती है। ये इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब यहाँ पढ़ेंगे। और कॉम्पिटिटिव मार्केट का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ दोबारा हल्का सा एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो क्योंकि कनेक्टेड टॉपिक है तो कुछ चीज़ों में हम कुछ पार्ट पिछले चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ पार्ट यहाँ पढ़ रहे हैं। इसी में आगे अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, अब ये जो सिलेबस है आपको यहाँ से आगे एक लेवल आगे लेके जाता है। अब ये सिलेबस आपको आगे की बात भी बताता है, जैसे ये चैप्टर जो है ट्रेड, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत नामों से पढ़ाया जाता है, तो उसके एक कनेक्शन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं कि अगर कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो वो क्यों करती हैं, उनके ट्रेड करने की क्या वजह है, उनको ट्रेड करके क्या फायदा होता है। तो वो ट्रेड यहाँ पे हम समझेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, आप अगर कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं उनको एडवांटेज क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है, एक होता है कंपैरेटिव एडवांटेज। मैंने इसका कुछ पोर्शन पहले पुराने सिलेबस में भी था, इसका एक वीडियो यूट्यूब पे है, मैंने शायद ऊपर इसको डेमो पे लगाया, अभी इसी टॉपिक का वीडियो डेमो पे ऊपर लगा रखा है, आप ऊपर अगर देखेंगे तो अभी तो लगा हुआ, बाद में अगर टीम हटा दे तो मुझे पता नहीं, अभी तो ये जो लगा हुआ वीडियो जो आपको नजर आ रहा है एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज है, इसी टॉपिक के बारे में जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ चैप्टर के अंदर। ये पहले भी था कोर्स के अंदर, अभी भी है, ठीक है। अब मगर इसमें थोड़ा सा अब एक्सटेंशन कर दिया चीजों को उन्होंने, पहले बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, अब और चीजें भी हैं, ठीक है। आप एक कंट्री में देखते हैं तो स्टेट्स के बीच में भी ट्रेड्स होते हैं। भाई हमारी कंट्री में उत्तर प्रदेश और बिहार में ट्रेड हो रहा है, पंजाब में ट्रेड हो रहा है, स्टेट्स के बीच में ट्रेड है, और इंटरनेशनल ट्रेड भी है, कंट्रीज के बीच में भी ट्रेड है। तो ये ट्रेड के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों होते हैं, किन सिचुएशन में होते हैं।
फिर कुछ लोग होते हैं जो जो इन ट्रेड्स के खिलाफ हैं, वो कहते हैं आर्गुमेंट्स वो देते हैं अगेंस्ट फ्री ट्रेड। वो कहते हैं देखिए अगर हम अपनी कंट्री में फॉरेनर्स को अलाउ कर देंगे तो वो फॉरेनर्स आके हमारी कंट्री में गुड्स बेचेंगे, हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो नहीं बेच पाएंगे, हमारे प्रोड्यूसर्स का गुड्स नहीं बिक पाएगा, क्योंकि वो इतने शायद अगर हमारी जो इंडस्ट्री है वो इन्फेंट है, इसको बोलते हैं इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है अभी, बस उसने अपने नन्हे नन्हे कदम उठाने शुरू ही किए हैं, और अगर आप उसका मुकाबला करवा दें बाहर की फौज के साथ, तो एक छोटा सा बच्चा जो भी बस चलना जिसने सीखा ही है, वो एक बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करेगा? तो उसका बच पाना संभव नहीं है। इसलिए कुछ लोग ऐसे, बहुत सारे और भी आर्गुमेंट्स हैं, कुछ लोग आर्गुमेंट देते हैं कि आप फ्री ट्रेड को अलाउ मत कीजिए। उनके क्या आर्गुमेंट्स हैं, क्या वो आर्गुमेंट्स वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, यहां से देखिए। ये जो सेक्शन है रोल ऑफ गवर्नमेंट, बेसिकली हम आगे जाके थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स, अब ये पब्लिक इकोनॉमिक्स का गेटवे खोल रहा है आपके लिए। आपको समझ में आएगा कि पब्लिक इकोनॉमिक्स क्या है, उस बारे में बहुत कुछ, एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं। देखिए आपका जो पड़ोसी है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही एक जेम ऑफ ए पर्सन है, लेकिन आपका उसमें क्या रोल है? कुछ नहीं, वो तो उसकी क्वालिटी है। या फिर अनफॉर्चुनेटली आपका पड़ोसी जो है वो बहुत ही शैतान आदमी है, बहुत खराब है, उसका नेचर बहुत अच्छा नहीं है, हमेशा परेशान करता रहेगा, इसमें भी आपका कोई रोल नहीं है। लेकिन आपका पड़ोसी अच्छा है या बुरा है, इन दोनों सिचुएशन में आपको फर्क जरूर पड़ता है, वो आपके ऊपर असर जरूर डालता है, अपनी अच्छाई से या अपनी बुराई से, मगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ये एक्सटर्नैलिटी है। आपकी लोकेलिटी जहां है, वहां आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर की हवा पानी बहुत साफ है, ठीक है, सांस लेना आपको बहुत आसान है, पानी बहुत साफ है, कोई समस्या नहीं, कोई बीमारी होने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जहां पे सांस लेने के लिए ही सोचना पड़ता है कि भाई साफ हवा कैसे मिलेगी, साफ पानी कैसे मिलेगा, तो ये सब एक्सटर्नैलिटीज हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, मतलब एज ए इंडिविजुअल एक पर्सन का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन उसको फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नैलिटीज हैं। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, पॉजिटिव क्या होती हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस क्या एक्सटर्नैलिटीज के, गवर्नमेंट का क्या रोल है एक्सटर्नैलिटीज के सॉल्यूशन में, कोज थ्योरम क्या होती है, टैक्सेस और सब्सिडीज कैसे, आप देखते हैं जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, बैन लगा देती है, ये एक्टिविटी नहीं होगी, वो एक्टिविटी नहीं होगी, इसके ऊपर टैक्स लगा दो, इसके ऊपर वो कर दो। और जो एक्टिविटीज ऐसी होती है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, उनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी करती है। ठीक है, तो टैक्सेस सब्सिडीज का क्या रोल है वो सब यहाँ पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली जब पूरा सब्जेक्ट आएगा थर्ड ईयर में जाके तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आपको यहाँ से एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि आप आगे क्या पढ़ने वाले हैं, और एक आपको नॉलेज एनहेंसमेंट होती है। ठीक है, तो आप एक नया सब्जेक्ट सीखते हैं, नई बात सीखते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे सीखते हैं पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। देखिए आप सड़क पर चलते हैं तो कोई आपको बोल दे यार यहाँ मत चल, तो आप बोलेंगे सरकारी सड़क है मैं क्यों चलूं। तो पब्लिक गुड्स का मतलब क्या है, पब्लिक गुड्स में सबका कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। ठीक है, आपकी लोकेलिटी का जो पार्क है वो सबका है, पब्लिक गुड है, राइट। तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, पब्लिक गुड्स में और प्राइवेट गुड्स में क्या डिफरेंस है, इनके बीच में कुछ और भी चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं क्लब गुड्स। ठीक है, या इसको बोलते हैं कॉमन रिसोर्स। तो पब्लिक गुड्स, क्लब गुड्स, कॉमन रिसोर्स, प्राइवेट गुड्स, ये क्या चीजें हैं, ये सब आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कॉलोनी का पार्क है वो तो पब्लिक गुड है, लेकिन अगर आपकी लोकेलिटी में एक किसी ने जिम खोल दिया है तो वो क्या है, वहां भी सब लोग जाते हैं और एक जो फैसिलिटीज है उनको जॉइंटली यूज करते हैं, लेकिन उस जिम के अंदर वही जा सकता है जिसने उस जिम का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जिसने उसकी फीस दी है। पार्क में तो कोई भी जा सकता है, लेकिन जिम में वो लोग जा सकते हैं जहां जिसने उसका सब्सक्रिप्शन लिया है। अगर पार्क में जाकर कोई एक्सरसाइज की मशीन लगी, उनको कोई भी यूज कर सकता है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिम में जाकर आपको यूज करना है तो आपको उसके पैसे पहले देने पड़ते हैं। दोनों जगह पे आप ज्वाइंटली यूज करते हैं, मगर डिफरेंस है। तो जो पार्क वाला एग्जाम्पल है पब्लिक गुड है, और जो जिम वाला एग्जाम्पल है वो क्लब गुड्स है। अरे सिर्फ आपको एक आइडिया दिया, डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर एक होती है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है कि देखो, अगर एक ऐसी सिचुएशन हो जाए, जैसे एक कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड है जहां सब लोग अपने जानवर ले जाकर उनको ग्रेजिंग करवा सकते हैं। अब आप देखते हैं कि अरे सामने वाला तो ज्यादा जानवर लेके जा रहा है, मैं कम लेके जा रहा हूं, तो आप सोचते हैं कि ये ज्यादा लेके जा रहा है, मैं कम लेके जा रहा हूं, तो मैं भी अगली बार से ज्यादा लेके जाऊंगा। और सब लोग ऐसा सोचते हैं, और सब ऐसा सोचते हैं, तो इतने ज्यादा जानवर ले जाते हैं कि वो ग्रेजिंग ग्राउंड खत्म हो जाता है, वहां मिट्टी रह जाती है, धूल उड़ती है, घास खत्म हो जाती है। या कॉमन
विलेज में कॉमन एक पॉन्ड है जहाँ से लोग फिशिंग करते हैं, मछली निकालते हैं। आप देखें वो सामने वाला ज्यादा मछली निकाल रहा है, अच्छा कल से मैं भी बड़ा जाल लेकर आऊंगा, मैं भी ज्यादा मछली निकालूंगा। और ऐसा सब लोग सोचते हैं, तो अल्टीमेटली वहां पे जो फिशेज है खत्म हो जाती हैं। तो ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है। अगर कोई रोक टोक नहीं है, अगर सबको बे रोक टोक अधिकार है, तो वो जो कॉमन रिसोर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसको कैसे रोका जा सकता है उसका एक ब्रीफ आइडिया है। आगे पब्लिक इकोनॉमिक्स में जाके इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगा, बहुत डिटेल डिस्कशन होगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको, जिस मैंने कहा, ये गेटवे है टू द फ्यूचर, आपको फ्यूचर दिखाता है कि आप आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको एक बेसिक आइडिया दे देता है। इसके बाद पब्लिक इकोनॉमिक्स से एक और एस्पेक्ट है, वो है टैक्सेशन। टैक्स इंसिडेंस क्या होता है, टैक्सेस के डेड वेट लॉस कैसे होते हैं, टैक्स किस तरह के होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, ठीक है। और यहाँ पे अब न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर के, जो पहले आपने मैंने बताया था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे आने के बाद आप कंज्यूमर सरप्लस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए अब आप प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर को स्टडी कर सकते हैं, उसके डेड वेट लॉस को भी स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट का क्या रोल है। जैसे अब ब्यूरोक्रेसी है, आप देखते हैं कि आपके इलाके में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, ब्यूरोक्रेट्स। उनका क्या रोल है, वो ब्यूरोक्रेसी आपकी आपकी लाइफ में क्या असर डाल सकते हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। करप्शन का क्या असर पड़ता है, अंडरग्राउंड इकोनॉमी का क्या असर पड़ता है। अंडरग्राउंड मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इलीगल होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप टैक्स छुपाने के लिए करते हैं। जैसे इलीगल मतलब क्या है कि आप कोई स्मगलिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी चीजों को स्मगल कर रहे हैं जो अलाउड नहीं है इंडिया में, जिनको लेकर आना अलाउड नहीं है, आप उनको लेकर आ जाते हैं, तो स्मगलिंग है वो, तो वो तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा काम क्या है कि आप मान लीजिए आप शॉपकीपर हैं, आप सामान बेचते हैं मगर कैश में बेचते हैं। आपको गवर्नमेंट को जो भी आपने सेल करी उसके ऊपर जीएसटी देना चाहिए, लेकिन आप क्योंकि कैश में बेच रहे हैं तो आप कैश की कुछ इनकम को शो नहीं करते, और वो आपकी बन जाती है ब्लैक मनी। अब वो गुड्स बेचना इलीगल नहीं है, लेकिन ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि आपने उस पर टैक्स नहीं दिया, जिसको बोलते हैं काला धन। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे, सर एक ब्लैक मनी क्या होती है, वाकई में ब्लैक कलर की मनी होती है क्या? नहीं, ब्लैक मनी वो होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, वो भी अंडरग्राउंड इकोनॉमी का पार्ट है। जिस एक्टिविटी से पैसा कमाया वो एक्टिविटी तो लीगल है, मगर उस एक्टिविटी के ऊपर टैक्स नहीं दिया, इसलिए वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी में चली गई, ठीक है। तो अंडरग्राउंड इकोनॉमी क्या होती है, उसका क्या रोल है, वो सब भी यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं। एक लास्ट एस्पेक्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो नया है, और वो है कंज्यूमर सॉवरेनिटी एंड पैटर्नलिज्म। देखिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर को बोलते हैं कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर इज मोनार्च। लेकिन कंज्यूमर इस छोटे बच्चे की तरह भी होता है जो बहुत मासूम होता है। एक छोटा सा बच्चा देखिए घर से बाहर निकला, एक बहुत खूंखार सामने से डॉग चलता हुआ आ रहा है, उस छोटे बच्चे को नहीं पता है कितना खूंखार है, ये इसको क्या नुकसान पहुंचा सकता है। वो उस बच्चा उस डॉग के पास गया, उसका कान खींचने लगा, उसका कान खींच रहा है पकड़ के। एक कोई समझदार इंसान होगा तो उसको देखते ही, उस डॉग को देखते ही भाग जाएगा कि ये काट लेगा मेरे को। लेकिन वो छोटा सा बच्चा जो है उस डॉग का कान खींच रहा है, उसको पता नहीं कि वो उसको क्या नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो कर रहा है। कंज्यूमर जो है किंग तो है, लेकिन कंज्यूमर बहुत सारी बातें जानता ही नहीं है। बहुत कुछ वो ऐसा कंज्यूम करने लग जाता है जो उसके फायदे की चीज नहीं है, एडवर्टीजमेंट देखी और कंज्यूम करने लग पड़ा। इसलिए गवर्नमेंट का यहां पे रूल है, गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर को एक वे दिखाती है कि देखिए ये चीजें जो हैं आपके काम की नहीं है, इनसे आपको नुकसान होगा, इन चीजों का आपको कंज्यूम करना चाहिए, इनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और जो हैजार्डियस गुड्स होते हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, पाबंदियां लगाती है, ठीक है। इसीलिए कि कंज्यूमर जो है शायद इस बात को समझ ना पाए, वो तो जो है इमोशंस में आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट देखेगा टीवी के अंदर और सोच लेगा ये बहुत काम की चीज है, यूज करने चला जाएगा, लेकिन शायद उसके काम की ना हो, उल्टे उसको नुकसान हो जाए। यहां पे गवर्नमेंट का रूल है, इसको समझेंगे आप पैटर्नलिज्म में। फिर लास्ट यूनिट जो है, अच्छा ये जो फर्स्ट 3 यूनिट्स थी, ये फर्स्ट 3 यूनिट्स जो थी ये हमको पढ़नी थी, जो हमारी बुक लगी है इस बार, इसका नाम है एसमोग्लू, लाइब्सन एंड लिस्ट। एसमोग्लू, लाइब्सन, लिस्ट, ये सारे फर्स्ट 3 यूनिट्स के चैप्टर्स जो अभी मैंने डिस्कस किए सब के सब इसी बुक से पढ़ने हैं, ठीक है। अब से पहले मैनकीव चलती थी, अब मैनकीव हटा दिए और ये बुक लगा दी एसमोग्लू, लाइब्सन एंड लिस्ट। इसके बाद अगली जो बुक है वो है दीक्षित एंड स्किथ, ये गेम थ्योरी के बारे में है ये बुक। अब गेम थ्योरी भी एक माइक्रो का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सेमेस्टर 4 में आता है, उसके बाद सेमेस्टर 5 में भी ऑप्शनल पेपर में आता है। तो गेम थ्योरी क्या होती है, देखिए गेम एक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है। गेम क्या है, एक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है। देखिए आप हर समय गेम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, घर में भी कर रहे होते हैं। आपका सोचिए एक ब्रदर है, छोटा भाई है या बहन है,
अब आपको पता है कि आने वाले संडे को हमें घूमने जाना है कहीं पे, आप चाहते हो कि एक स्पॉट ए है, आप वहां जाना चाहते हो, आपको पता है आपका जो सिबलिंग है, जो छोटा भाई है बहन जो भी है, वो उस जगह नहीं जाना चाहेगा, वो मना करेगा वहां जाने के लिए। तो आप कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो कि वो वहां जाने के लिए राजी हो जाए, आप एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो। तो ये गेम है। आपने फ्रेंड्स के साथ कुछ उन चाहते हो कि अभी जो मैं चाहता हूं उस तरह का डिजायर्ड आउटपुट आ जाए, तो आप कोई स्ट्रेटेजी यूज करते हो, कोई सिचुएशन बनाते हो उस तरह की, वो क्या है, गेम है। तो गेम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कुछ आपस में प्लेयर्स हैं जो उनका एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है किसी सिचुएशन में, और दोनों अपने पे ऑफ को, अपने बेनिफिट को इंप्रूव करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जैसे दो फर्म्स हैं, वो दोनों फर्म्स मार्केट में गुड्स को सेल कर रही हैं, ना पेप्सी कोका कोला को हटा सकती है, ना कोका कोला पेप्सी को हटा सकती है। तो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, कैसे हम अपने अपने सेल को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, हम ऐसा करेंगे तो सामने वाला क्या रिएक्शन देगा। तो ये सब स्ट्रेटेजीज क्या हैं, इन स्ट्रेटेजीज के रिएक्शन क्या होंगे, वो सब यहाँ पे हम, अभी ये सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। सेकेंड ईयर में जाके ये सब्जेक्ट पूरी तरह से न्यूमेरिकल हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीटली थियोरेटिकल है, आप थियोरेटिकली समझ रहे हैं कि गेम्स ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होती है। कुछ एग्जांपल्स है गेम के, जैसे रैट रेस प्रॉब्लम है। अब देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। क्या है कि आप जो है क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप हर बच्चा ये चाहता है मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, यही चाहता है। अब ऐसा हो जाए कि 50 के 50 बच्चे ये तय कर लें कि मैं पेपर खाली देकर आऊंगा, कुछ लिख के नहीं आऊंगा, एक लाइन लिख के नहीं आना मुझे पेपर के अंदर, ना पूरे सेमेस्टर मुझे कुछ पढ़ना, और ना ही पूरे सेमेस्टर बिना पढ़े जब एग्जाम दे जाऊंगा ना मुझे कुछ लिख कर आना, कुछ भी लिख के नहीं आऊंगा। सब बच्चे आपस में अगर ये तय कर लें, सबकी लाइफ इजी हो गई, सबकी लाइफ आसान होगी। अब सब के सब फर्स्ट आएंगे, सबके 0 नंबर आएंगे। अब घर जाके कह सकते ना सर, घर जाके पापा को मम्मी को, सभी के 0 आए जी, मैं अकेला थोड़ी हूं, पूरी क्लास में 100% बच्चों के 0 नंबर आए हैं, ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसा होगा, कोई एक ऐसा होगा जो सोचेगा ये सब तो मूर्ख हैं, मैं वादा करता हूं, लेकिन एग्जाम में जाके वादा करता हूं लिख के नहीं आऊंगा, एग्जाम में जाके लिख कर आ जाऊंगा, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। क्योंकि कोई एक ऐसा हो सकता है, बाकी सबको भगवान ने दिमाग दिया है, वो भी ऐसा सोच सकते हैं कि मैं लिख कर आ जाऊंगा, बाकी दुनिया तो पागल है, वो तो इस भुलेखे में रहेगी कि लिख के नहीं आना, लेकिन मैं लिख कर आ जाऊंगा। राइट रेस प्रॉब्लम। और इसी वजह से, क्योंकि आपको डर लग रहा है वो लिख कर आ जाएंगे, इसलिए आप भी पढ़ रहे हो और वो सब पढ़ रहे हैं, पूरा समय पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो वो पूरा सेमेस्टर जो एंजॉय कर सकते हैं, पूरा सेमेस्टर वो पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। ये रैट रेस प्रॉब्लम है। ऐसे और बहुत सारी सिचुएशंस में आपके साथ डिस्कस करूंगा एग्जांपल के इस क्लास के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने सेकंड चैप्टर है, उसमें ये देखेंगे डिसीजन कैसे लेते हैं, स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, पे ऑफ क्या होते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे आता है, और इस गेम थ्योरी के यूजेस क्या हैं। ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी, एग्जांपल्स ऐसे जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ शायद इससे पहले आप इसको नहीं जानते हैं सब्जेक्ट को, शायद स्कूल लेवल पे आपने कभी गेम थ्योरी को नहीं पढ़ा है, एक नया सब्जेक्ट है। और ये एक विंडो ओपन करेगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि सेकंड ईयर में जब आप जाएंगे तो सेकंड ईयर में जाकर ये सब्जेक्ट आपके सामने एक तो सेमेस्टर 4 में माइक्रो के अंदर एज ए चैप्टर आने वाला है, और सेमेस्टर 5 में एक फुल सब्जेक्ट बन के आपके सामने आएगा। ऑब्वियसली अब नई स्कीम में वो उसको ऑप्शनल रखते हैं या नई स्कीम में उसको कंपलसरी बना देते हैं, वो देखने वाली बात है कि क्या करते हैं उसको वो, लेकिन ये आगे रहेगा जरूर। तो यहाँ पर आकर सिलेबस का डिस्कशन हो जाता है खत्म। इसलिए मुझे सिलेबस पसंद आया, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी जो फ्यूचरिस्टिक हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले से पढ़कर आए थे, 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, उसको भी यहाँ दोबारा पढ़ रहे हैं, वही बातें बार बार पढ़ रहे हैं। बच्चे का भी इंटरेस्ट नहीं आता, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ, इसको दोबारा क्यों पढ़ रहा हूँ। इसलिए जो एनहेंसमेंट, ये कोर्स चेंज किया, ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इस कोर्स में नए टॉपिक्स को ऐड किया, आपकी नॉलेज एनहेंसमेंट होगी, और आप फ्यूचर देख सकेंगे कि आगे जाके आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सिलेबस के बारे में। सिलेबस को लेके कोई भी आपके मन में कोई दुविधा है, कोई आपको बात जाननी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम ये सभी सब्जेक्ट्स जैसे एमएमई है, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स, इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन सब के फुल कोर्स वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, साथ में इनके पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और वीडियोस अगर आप चाहते हैं
तो वेबसाइट पर ही ऊपर आप जाएंगे, इस वेबसाइट पे जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक रजिस्ट्रेशन का बटन है, यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर लॉगिन रजिस्टर का बटन है, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी के साथ, पासवर्ड आप खुद सेट करेंगे। आप यहाँ पे हमारी पेमेंट डिटेल्स हैं, आप पेमेंट इसकी फीस डिपॉजिट करके उसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर देंगे, हम आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे। एक चीज रह गई डिस्कस करने से, वो एग्जाम पैटर्न है। बहुत डिटेल में तो बताया नहीं क्योंकि नया सिलेबस है, तो बहुत कुछ अब पहले से तो कुछ लिंक है नहीं इसका, एकदम नया सिलेबस है, टॉपिक सारे बदल गए हैं। बस इतना बताया है कि यूनिट 1 जो है वो 15 मार्क्स की होगी, यूनिट 2 40 मार्क्स की होगी, यूनिट 3 15 मार्क्स की होगी, और यूनिट 4 जो गेम थ्योरी है वो 5 मार्क्स की। मतलब मेन जो कंटेंट इसका है वो यूनिट 2 के अंदर है। यूनिट 2 यानी ये टॉपिक्स, डिमांड सप्लाई, कंज्यूमर इंसेंटिव, सेलर इंसेंटिव, परफेक्ट कंपटीशन, ट्रेड, ये जो टॉपिक्स हैं ये 40 मार्क्स के हैं। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो यूनिट 1 और यूनिट 3 है। यूनिट 1 तो सब कुछ इंट्रोडक्टरी है, यूनिट 3 मैंने बताया था वो पब्लिक इकोनॉमिक्स के बारे में है, और यूनिट 4 सिर्फ 5 मार्क्स की है, वो गेम थ्योरी के बारे में। वो उसमें कंटेंट भी बहुत कम है, लेकिन हाँ वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, समझने में बहुत आसानी होगी और बहुत मजा आएगा पढ़ने में उसको। इसके अलावा उन्होंने अभी कुछ ऐसा डिटेल बताया नहीं है। एक लाइन लिख दी है कि ये जो हमारे मार्क्स हमने वेटेज जो दी है ये टेंटेटिव है, इसमें आप 10% प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी जो 40 मार्क्स का है हो सकता है वो 36 मार्क्स का हो, या हो सकता है कुछ 40 से भी ज्यादा मार्क्स का हो। थोड़ा बहुत 10% का उन्होंने विंडो रखी है कि ऊपर नीचे हो सकता है। फाइनल एग्जाम 75 का होगा, बीच में 25 मार्क्स का आपका इंटरनल है, उसके अंदर वो क्लास टेस्ट वगैरह जो क्लास में लेते हैं, या जो आप जो अपनी क्लास की कॉपीज वगैरह बनाते हैं, या कुछ कॉलेज टीचर गाइड करेंगे, हर कॉलेज में अलग तरह से उसको मेंटेन करते हैं। अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं 5 नंबर, तो वो 25 मार्क्स वहाँ कॉलेज देगा, 75 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका कंप्लीट डिस्कशन इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। होपफुली ये डिस्कशन से आपको कुछ हेल्प मिली होगी ज़रूर। फिर भी आपके मन में कोई अगर दुविधा है, कोई बात आप जानना चाहें, पूछना चाहें, तो आप मुझे मेरे नीचे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू।